जनाब, कैम्ब्रिज के बाद आप पाकिस्तान आए, ठीक है, बड़ा कुछ किया और 3 जेलें काटी। एक आपने भुट्टो के दौर में काटी, एक ज़िया के दौर में काटी, एक नवाज शरीफ के दौर में काटी। अब उनकी तफसीर जानने से अलावा मैं एक जानना चाहती हूँ जवाब कि सबसे अच्छी जेल थी कौन सी, सबसे अच्छा ट्रीट किसने किया और वर्स्ट कौन थी? वर्स्ट एंड बेस्ट एक्सपीरियंस, यार जेल का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, मगर वो जो भुट्टो साहब के ज़माने में जो जेल थी उसमें 7 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थी। वो किसी मिलिट्री कैंप में मुझे रखा हुआ था और मुझे पता भी नहीं था मैं कहाँ हूँ, और वो बहुत मुश्किल वक्त था। ठंड बहुत, सर्दी बहुत थी, और फिर ज़मीन पे फेंका हुआ था और हथकड़ियाँ लगी हुई थी पाँव पे ऊपर। वो 7 महीने बहुत मुश्किल से। उसके बाद फिर जब निकाला वहाँ से और हैदराबाद में भेज दिया जेल के अंदर जुडिशल कस्टडी में, वो फिर आसान हो जाती बात, वो तो इशू नहीं था। मियाँ साहब का जो वक्त था वो भी शुरू में पहले 2-3 दिन जो थे बड़े मुश्किल थे, बिकॉज उसमें मुझे कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी हो गए थे और कुछ इन्होंने रफ अप भी किया था शुरू में, मगर उसके बाद जब फ़ौज के वाले किया तो उन्होंने बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट की। कोई मुझे कंप्लेंट्स नहीं है। और जो ज़ियाउल हक साहब का ज़माना था वो तो स्ट्रेट अवे कोट लखपत चले गए और वहाँ बस फेंक दिया जाके, वो तो वहाँ भी कोई इतने इश्यूज़ नहीं थे। तो बस पे भुट्टो साहब की जो पहले 6 माह थे ना, 7-8 माह, वो बड़े मुश्किल गुजरे थे। देखिए, कैम्ब्रिज में जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की तो उसके बाद कोई अच्छे रिजल्ट आ गए तो मैंने सोचा कि मैं PhD करता हूँ। ठीक है। कोई इरादा नहीं था सियासत वगैरह या जर्नलिज्म का। मुझे याद है मेरे वालिद साहब मुझे हमेशा कहते थे मेरा पुत्र DC बनेगा। अच्छा, ये वो ज़माना है व्हेन DC वाज द मोस्ट पावरफुल। और मुझे वालिद साहब छोटे मोटे कारोबार करते थे और परमिशंस और लाइसेंसेस के लिए DCs के दफ्तर और मिनिस्टर्स के दफ्तर और सेक्रेटरीज के दफ्तर बाहर घंटों बैठे रहते थे। वो ज़माना था, तो ज़ाहिर है DC। तो जब आई वाज ग्रोइंग अप इन कॉलेज तो मुझे यही, मेरा पुत्र DC बनेगा। तो जब मैं कैम्ब्रिज गया तो सोचा कि चलें यहाँ से CSS का इम्तहान लेंगे। मगर वहाँ फिर जो माहौल ऐसा था कि बिल्कुल सोचा कि ये तो मैं नहीं करना चाहूँगा, ये तो मैं बनना ही नहीं चाहूँगा। तो एक तो ये तब्दीली आई। फिर जब मैंने PhD अपनी प्रोग्राम शुरू किया तो उस वक़्त और भी ज़्यादा सियासत शुरू हो चुकी थी, और सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट मेरी ज़िंदगी में सियासत का ये था कि जब बांग्लादेश की पैदाइश और हमारा मिलिट्री एक्शन हुआ वहाँ। उसके ऊपर बहुत सदमा था, बहुत गुस्सा था कि ये हमने क्या किया, और ये कितने हमारे सियासी लीडर्स बेवकूफ़ लोग हैं, इन्होंने ये हालात ऐसे क्रिएट कर दिए कि एक हिस्सा पाकिस्तान का जो हमारे हाथ आइडेंटिटी थी बिल्कुल वो तबाह हो गया। तो मुझे याद है कि पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर कुछ स्टूडेंट्स ने, हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट का फ़ैसला किया, क्योंकि मिलिट्री एक्शन हो रहा था उस वक्त। हमने मिलिट्री एक्शन के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट की। बाद में वो शायद उन्होंने वहाँ तस्वीरें भी ले ली। एक वक्त पे मुझे जेल में दिखाया गया कि आपने ये देखें, ये आपकी तस्वीर है, आपने हाई कमीशन के बाहर आपने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन। ये हालात। तो खैर एनीवे, तो फिर मैंने अपनी PhD के सिलसिले में पाकिस्तान वापस आया। 1 साल के बाद वहाँ रिसर्च करके पाकिस्तान वापस आया रिसर्च करने के लिए। वहाँ से एक नई कहानी शुरू हो गई। भुट्टो साहब पावर में थे। भुट्टो साहब ने बलूचिस्तान और KP की गवर्नमेंट्स, नेशनल आर्मी पार्टी की गवर्नमेंट थी, उनको डिसमिस कर दिया, गवर्नर्स रूल लगा दिया, लोगों को गिरफ्तार किया। और मैं और कुछ हमारे दोस्त, हमने ये सोचा यार ये क्या हो रहा है, ये तो फिर एक नया बांग्लादेश बनाने जा रहे हैं, ये फिर 2 माइनॉरिटीज़ को एलियनेट कर रहे हैं, एंटागनाइज कर रहे हैं। तो मैंने फिर सोचा PhD जहन्नम में जाए और खड़े हो जाते हैं जो ऑप्रेस्ड हैं उनके लिए। तो मैंने कहा जी, उस वक्त पंजाबियों को गालियाँ पड़ी थी। अच्छा, पड़ी थी जब बांग्लादेश हुआ था। जाहिर है पंजाबी फौज, पंजाबी ब्यूरोक्रेसी, सारा कुछ। तो मैंने कहा ये अब ये होगा, बलोच और पश्तून भी जो है वो भी पंजाबियों को गालियाँ देंगे। नेशनलिस्ट थे वो। तो हमने कहा चले कुछ पंजाबी जो है हम भी इनका साथ देते हैं। तो उसमें फिर हबीब जालिब, मैं, कसर गर्देजी, मेराज मोहम्मद ख़ान, तो ये ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि यार ये तो गलत काम हो रहा है और माइनॉरिटीज़ के साथ खड़ा होना चाहिए। तो हम फिर खड़े हो गए, फिर हमें जेलें काटनी पड़ी। भुट्टो साहब ने सबको पकड़ के जेल में डाल दिया। ठीक है। तो पहली जेल भुट्टो साहब की 2 साल काटी। 2 साल? हाँ, 2 साल काटी। और काफ़ी। How old were you then? I think I was about 25, 24, 25, 26 इसने। 2 साल आप जेल में? जी हाँ, वहाँ वो फिर जाहिर है वो तो उस वक्त मिलिट्री एक्शन हो रहा था बलूचिस्तान में, कोई
50+ लोगों को भुट्टो साहब ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें 40 के करीब MNAs, MPAs थे, 2 गवर्नर्स थे, 2 चीफ मिनिस्टर्स थे। सबको जेलों में डाल दिया। वली खान साहब को जेल में डाल दिया, बलोच लीडरशिप को जेल में डाल दिया। तो आप सब लोग इकट्ठे थे जेल में कि अलग अलग? सब लोग इकट्ठे थे हैदराबाद जेल में। तो फिर मेरी वहाँ जाके फिर जैसे कहते हैं एक नया दौर शुरू हुआ सियासत का, सीखने का। ये सारे लीडर्स वहाँ थे। हर शाम को वहाँ एक बैठक होती थी, वहाँ पे बातें होती थी, तारीख की बातें होती थी, सब कुछ होता था। और फिर वहाँ नौजवान तबका भी था, तो फिर वहाँ एक और नई तालीम हुई। तो इस तरीके से फिर ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। फिर जब ज़िया-उल हक साहब आए तो इन्होंने सारे सियासी कैदियों को रिलीज़ कर दिया, क्योंकि भुट्टो साहब ने सबको जेल में डाला था, उनकी छुट्टी हुई। तो फिर ज़िया-उल हक ने यही सोचा कि अब इनके साथ मिलजुल के काम करना है, क्योंकि 2 प्रोविंसेस जो हैं उनको साथ लेके चलो। हालांकि ये मार्शल लॉ का ज़माना था, मगर सबको रिलीज़ कर दिया। तो फिर मैं जब फारग हो गए तो फिर लाहौर आ गए। लाहौर आके फिर एक नई ज़िंदगी शुरू करनी पड़ी। नहीं तो दूसरी जेल आपने कब काटी? दूसरी जेल वो नई जिंदगी शुरू की तो ज़िया-उल हक साहब का ज़माना था, तो मैंने सोचा कि पब्लिशिंग करते हैं। बिकॉज वो तारीख में मैंने ये भी पढ़ा था कि प्रोग्रेसिव लोग जो हैं, लेफ्ट विंग लोग जो थे, वो जब इस किस्म के हालात होते थे तो वो बुक शॉप्स और पब्लिशिंग वगैरह, ये तारीख में ऐसे हुआ है, लेफ्ट विंग पब्लिशिंग। तो मैंने कहा यार एक पब्लिशिंग कंपनी खोल लेते हैं। ठीक है। तो खास पैसे वैसे भी ज़रूरत नहीं थी, थोड़े बहुत पैसे से लगा दिए, तो एक पब्लिशिंग कंपनी खोल ली। उसके दौरान मेरे पास एक साहब आए और कहने लगे कि जी ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, इसको पढ़िए और इसको छाप दीजिए। तो मैंने देखा तो उसका जो ऑथर थे वो चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर साहब थे। ठीक है। जो एक ज़माने में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे थे, और उन्होंने जो पहला मार्शल लॉ हुआ था उसके अंदर लॉ ऑफ नेसेसिटी का कानून कॉइन किया था, और उन्होंने उस पहले मार्शल लॉ 1958 के मार्शल लॉ की लीगल जस्टिफिकेशन दी, उन्होंने दी थी। तो मैंने कहा यार ये तो जस्टिस साहब तो बड़े रिएक्शनरी आदमी है, इन्होंने पता नहीं अब क्या लिखा होगा। तो जब मैंने पढ़ा तो उसमें एक किस्म का जो अंग्रेजी का लफ्ज़ है मेया कल्पा, उन्होंने तस्लीम किया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने बहुत बड़ी गलत फैसला किया। तो उन्होंने, मैंने जब पढ़ा मैंने कहा यार ये तो शुक्र है कि किसी ने ये मानी है बात कि गलत फैसला था, आपने छाप दी। तो मैंने कहा जी मैं छाप देता हूँ। तो उन्होंने कहा जी आइए फिर जस्टिस साहब से मिल लीजिए। तो जस्टिस साहब को मिलने गया, वो 80 साल के थे, 81-82 साल के थे। तो उन्होंने कहा यार मैंने बहुत से पब्लिशर्स को ये किताब भेजी है, कोई छापने के लिए तैयार नहीं। ज़िया-उल हक साहब के खिलाफ थी। तो वो नजमी आ गया बाहर आ गया नजमी ने कहा मैंने जो सीखा मैंने कहा जी मैं छाप देता हूँ। ठीक है। तो लो जी मैंने वो किताब छाप दी। जब मैंने किताब छापी तो मुझे जाहिर है हिट हो गई बड़ी, और नाम भी मैंने रखा उसका फ्रॉम जिन्ना टू ज़िया। उस वक्त तक किसी ने ज़िया को जनरल ज़िया-उल हक से कम बात नहीं की थी। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे, मैंने लिख दिया जिन्ना टू ज़िया। तो वो तो बिल्कुल ऐसे हिट हो गई, लोगों ने कहा यार ये क्या है, और अंदर जो बात लिखी हुई थी वो सारी काफ़ी रेडिकल बात थी। जस्टिस साहब ने तस्लीम किया कि मेरे से गलती हो गई, और मार्शल लॉ के ज़माने में वही लिख रहे हैं कि मार्शल लॉ इलीगल। अच्छा। अब वो जनाब आ गए कुछ लोग, ठीक है, वो आ गए तो उन्होंने वर्दियाँ पहनी हुई। तो उन्होंने कहा जी ये किताब आपने शाया की है? मैंने कहा जी मैंने की है। तो उन्होंने कहा आपने पढ़ी है, इसमें क्या लिखा है? मैंने कहा नहीं जी मैंने नहीं पढ़ी। पर आपको तब क्या अंदाजा था आपके साथ हो सकता है कुछ ऐसा? तो जाहिर है अंदाजा था, मगर वो जिस किस्म की अपब्रिंगिंग थी ये था कि ये सही बात है तो करनी चाहिए। ठीक है। तो खैर वो उन्होंने कहा जी कि देखिए ये आजकल के माहौल में ये ठीक नहीं है, आप इसको विड्रॉ कर लें। अच्छा। मैंने कहा जी आप बैन कर दें, मैं विड्रॉ करूंगा तो और शोर पड़ जाएगा, आप इसको बैन कर दें। उन्होंने कहा नहीं बैन किया तो फिर और बिकेगी, फिर खुफिया तौर पे बिकेगी। आप भी बड़े चालाक तो आप इसको ख़त्म करें। तो मैंने कहा अच्छा जी सोचता हूँ इसके बारे में। तो अब मैंने दिल में सोचा, सियासत तो थोड़ी बहुत सियासी तौर पर शऊर तो था उस किस्म का। मैंने सोचा यार ये जब तक जस्टिस मुनीर को अगर हाथ नहीं लगाएंगे तो मुझे कहाँ हाथ लगाएंगे। अच्छा आपने ये सोचा? मैंने सोचा कि कैसे मुझे हाथ लगा सकते हैं, असल कल्प्रिट अगर ऑथर जो है जिंदा है तो ऑथर को हाथ नहीं लगा रहे तो मुझे कहाँ, मुझे क्यों लगाएंगे। तो मैंने उसको नहीं मैंने चलने दिया। वो बिक गई 1000 कॉपी, मैंने 1000 और छाप दी। शाहबाज नहीं आए। तो उसके बाद क्या हुआ जनाब, 1 साल के बाद जस्टिस साहब वफात पा गए। जैसे वो वफात पा गए वो फिर आ गए हजरात। उन्होंने कहा जी अब आपको सबक सिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब उन्होंने आपको सबक सिखाना पड़ेगा। सबक सिखाना तो वो फिर उन्होंने सोचा अब कैसे, ये तो नहीं कह सकते थे कि इस किताब की वजह से हमने इसको बैन करना है। ठीक है। फिर तो और भी मसला बन जाता, मैं हीरो भी बन जाता। उन्होंने कहा इसको बदनाम करो, बदनाम करके किसी केस के ऊपर बना के इसको अंदर कर दो ताकि इसको समझ आ जाए। फिर उन्होंने एक केस घड़ा
मुझे पकड़ के ज़ियाउल हक साहब ने एंटी टेररिज्म प्रिवेंटिव डिटेंशन में मुझे डाल दिया, और मुझे फिर बाद में पैगाम आया कि आप वो किताब विड्रॉ कर लें, नहीं तो फिर आपको जेल में ही रखा जाएगा। बहरहाल वो फिर लंबी कहानी है। वो 7 महीने के बाद दुनिया में कुछ BBC के ऊपर इधर उधर प्रोटेस्ट्स हुई, एमनेस्टी ने मेरी बात की, वो रेडियो के ऊपर शुरू हो गए लोग बातें करना। मगर वो बड़ा दिलचस्प, इफ़त बड़ा दिलचस्प मेरे लिए वो एक नया मोड़ था। कैसे? जैसे मैं वहाँ लेटा हुआ था चारपाई के ऊपर, बारिश हो रही थी, तो मैं सोच रहा था कि मेरे बारे में किसी अखबार ने नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा कि जी सेठी को पकड़ के ले गए हैं और पूछे इनसे कोई कि ये क्यों किया। तो मुझे घर वाले जुगनू आके कहती थी कि किसी ने नहीं लिखा। मैं पूछता था मगर फलाने दोस्त है, उसने भी नहीं, मेरा दोस्त ने कहा नहीं, सब डरते हैं। अच्छा, इतने सख्त हालात, मार्शल लॉ का ज़माना, बहुत ही सख्त। तो इल्ज़ाम मेरे पे लगाया जी पायरेसी कर ली है। जाहिर है कुछ ना कुछ बदनामी तो करनी थी, एविडेंस तो है, थी कोई नहीं। तो मैंने फिर वहाँ बैठ के ये सोचा, अच्छा फिर एक दिन आएगा मैं अपनी अखबार निकालूंगा। ये फैसला अपनी अखबार निकालने का कोट लखपत जेल में किया था। तो जैसे जिस दिन फिर वो महीने के बाद गवर्नर साहब गिलानी ने फैसला किया कि फ़ायदा कोई नहीं है, शोर पड़ा हुआ था बाहर मुल्क से, BBC इंटरनेशनल, वो शोर पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं था। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं, निकालो इसको, सबक सीख लिया होगा। तो बहरहाल फिर 4 साल के बाद ज़ियाउल हक साहब अलविदा करके अल्लाह को प्यारे हो गए। उस रात को जुगनू और मैं बैठे और हमने फ्राइडे टाइम्स, जो अंग्रेज़ी का अखबार का फैसला था, वो रात को बैठ के किया और हमने कहा अब ये अखबार निकालेंगे। और 5 महीने के बाद हमने वो अखबार निकाल दी। वक्त भी तब्दील हो चुका था, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इलेक्शन के ज़रिए आ चुकी थी, वो जमहूरियत आ चुकी थी। हमने सोचा अब ठीक होगा, अब हालात ठीक है।